हेलो मित्रों, मैं सौरभ मित्रा फिर से आपके सामने हूँ। इस करंट इलेक्ट्रिसिटी के एक अगले लेक्चर की तरफ हम लोग बढ़ने जा रहे हैं। ठीक, इसमें हम लोग अब एक बिल्कुल ही नया टॉपिक पढ़ने जाएंगे। पिछला जितना डिस्कशन था, ठीक, उससे एकदम बिल्कुल नया एक टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक, टॉपिक में नया उसके साथ कुछ डेरिवेशंस है। ठीक, कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज हम लोग देखेंगे जो कि याद रखना जरूरी है, जिस पर डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्चुअल बात भी कर लेंगे। वैसे इसमें बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल बात अभी नहीं है, जितना भी बात था कॉन्सेप्चुअल ये पीछे तक था। अब आगे आएगा इस लेक्चर में। मेनली हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस पे फोकस करेंगे और एक लॉ है, ओम्स लॉ। आपने तो नाम सुना ही होगा, हमेशा सुनते हैं। ठीक, ओम्स लॉ के बारे में आज हम लोग डिस्कशन करने जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ओम्स लॉ। ठीक, ओम्स लॉ के बारे में बताने जा रहे हैं हम। ठीक है, क्या था ओम्स लॉ, क्या बोला गया था ओम्स लॉ में। ठीक, क्या पढ़ेंगे हम लोग ओम्स लॉ में, इसमें देखते हैं। ठीक है, इस पे बहुत सारा ग्राफ भी होता है। ओमिक कंडक्टर, नॉन ओमिक कंडक्टर क्या होता है, ये सारा डिस्कशन होगा। ठीक, इसमें ओम्स लॉ पे हम लोग बहुत अच्छा से फोकस करेंगे कि ओम्स लॉ क्या है। ठीक, तो मिस्टर ओम जो है ना, वो एक्सपेरिमेंट किए थे। ठीक है, और एक्सपेरिमेंट क्या था वो हमको नहीं पढ़ना है। ठीक है, लेकिन वो क्या लॉ दिए थे वो हमको फॉर्मूला याद रखना है, वो लॉ समझना है, स्टेटमेंट याद रखना है। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टेटमेंट बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और इस स्टेटमेंट के अलावा भी इसका एक मैक्रोस्कोपिक फॉर्म भी है, जिसको हम लोग माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ बोलते हैं। इस नाम से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, वो क्या है वो भी बताएंगे। ठीक है, आते हैं आगे। ठीक, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या बोला था? ओम्स बोला था कि अगर एक कंडक्टर, ठीक, उस कंडक्टर के अक्रॉस, ठीक, करंट जो होगा ना, जो फ्लो हो रहा होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अप्लाइड पोटेंशियल के। जो हम लोग पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, पोटेंशियल कैसे अप्लाई हो रहा था? पोटेंशियल अप्लाई करने का क्या तरीका था? पोटेंशियल अप्लाई करने का तरीका था बैटरी। ठीक, जो बैटरी लगा के हम लोग पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, वो पोटेंशियल डायरेक्टली वो करंट जो होता है ना, इससे अब कंडक्टर से जो करंट फ्लो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जो अप्लाइड पोटेंशियल के। ठीक, कब? जब जितना भी फिजिकल स्टेट है सारा कांस्टेंट रहेगा। जैसे कंडक्टर का लेंथ चेंज नहीं होगा, कंडक्टर का एरिया चेंज नहीं होगा, टेम्परेचर चेंज होगा, क्योंकि टेम्परेचर चेंज होने से कंडक्टर का रेजिस्टेंस चेंज, अब कंडक्टर का लेंथ या एरिया घट बढ़ सकता है। आप थर्मल एक्सपेंशन में पढ़े थे, हीट देने से कंडक्टर का लेंथ बढ़ जाता है, मेटल का लेंथ बढ़ता है, तो हो सकता है हीट दे दिए तो लेंथ चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसलिए फिजिकल प्रॉपर्टीज रिमेन्स कांस्टेंट होना चाहिए। अदर फिजिकल प्रॉपर्टी रिमेन्स जब कांस्टेंट होगा, उस समय जो करंट फ्लो हो रहा होगा एक कंडक्टर से, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अप्लाइड वोल्टेज के। ये स्टेटमेंट था। ठीक है, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, अब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए कांस्टेंट हम लोग लाए हैं। ये कांस्टेंट कौन है? इस कांस्टेंट का नाम है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस हम लोग बोलते हैं जब करंट कंडक्टर से फ्लो कर रहा होता है ना, तो उस करंट कंडक्ट अच्छा, करंट कंस्टिट्यूट कैसे हो रहा था? इलेक्ट्रॉन के फ्लो से। अब मान लो इलेक्ट्रॉन जो फ्लो कर रहा था ना, तो फ्लो करते समय दो इलेक्ट्रॉन के बीच में कोलिजन्स भी हो रहा होगा, निश्चित है होना। दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में कोलिजन भी हो रहा होगा। तो जो कोलिजन होता है ना, उस कोलिजन वो कोलिजन कुछ ऑपोजिशन ऑफर करता है करंट का फ्लो में। ठीक, अगर कोई इलेक्ट्रॉन के बीच में कोलिजन नहीं होता तो करंट जो है ना, वो चार्ज जो है बहुत स्पीड से फ्लो कर रहा होता। ठीक, लेकिन ऐसा होता नहीं है एक्चुअली। ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम लोग पढ़े थे ना, कि वेलोसिटी लेके चलता है। ठीक, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी बहुत छोटा होता है। ठीक है, मतलब अगर तुम ड्रिफ्ट वेलोसिटी इतना छोटा है, अब मैग्नीट्यूड तो हमको नहीं मालूम, लेकिन अगर तुमको ड्रिफ्ट वेलोसिटी समझना है कितना छोटा होता है, तो मान के चलो कि तुम्हारा घर में जो फैन है, अगर तुम उस फैन का स्विच को अभी दबाते हो, तो फैन चालू होने में कम से कम 3 घंटा से 4 घंटा का टाइम लगना चाहिए था। ठीक है, और ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। हम तुमको एक, मतलब ऐसे ही एक फैक्ट नहीं, कोई फैक्ट नहीं है, बस ऐसे ही एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहे हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी समझने के लिए। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इतना कम होता है कि अगर तुम अभी स्विच दबाओ ना, 3 घंटा बाद फैन चालू होना चाहिए था। लेकिन फिर हमको फैन चला स्विच दबाने के साथ तुरंत करंट कैसे, तुरंत फैन कैसे घूमने लगता है?
ठीक। तो इसका जो कॉन्सेप्ट है ना, ये हम पिछला ही वीडियो में तुमको बता चुके थे, जिसमें हम बताए थे कि हर पार्ट से, हर एक सेक्शन में सेम रेट से चार्ज फ्लो होने लगता है। मतलब 1 सेकंड में जितना चार्ज यहाँ हम दिए ना, 1 सेकंड में उतना ही चार्ज आगे बढ़ गया, उतना ही चार्ज आगे बढ़ा, उतना ही चार्ज आगे बढ़ा, उतना ही चार्ज इस पार्ट का उतना ही चार्ज आगे बढ़ा, इस पार्ट का उतना ही चार्ज आगे बढ़ा, इस पार्ट का उतना ही चार्ज आगे बढ़ा, और इस पार्ट का उतना ही चार्ज बाहर निकल गया। मतलब जो चार्ज यहाँ पे एंटर किया था, एक्चुअली वो चार्ज यहाँ पे आके करंट नहीं दे रहा है, बल्कि कंडक्टर के पास इस जगह पे, ठीक इस जगह पे जो करंट था ना, इस जगह पे जो चार्ज था ना, वो चार्ज यहाँ पे करंट दे दिया और पंखा को चालू कर दिया। ठीक, इस तरीका से काम होता है। नहीं तो ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ पहुंचने में घंटों लग जाता है। ठीक, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे करंट नहीं दे रहा है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ एंटर कर रहा है, इसके बगल वाला इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ रहा है, इसके बगल वाला आगे बढ़ रहा है, उसके बगल वाला आगे बढ़ रहा है, जो सबसे एंड में है वो पंखा को चालू कर रहा है। ठीक, तो ऐसा कॉन्सेप्ट होता है। तो जब जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होता है ना, करंट कंस्टिट्यूट कर रहा होता है, उस समय इलेक्ट्रॉन्स के बीच में अपोजिशन होता है, फोर्स लगाता है एक दूसरे के ऊपर, अपोज करता है एक दूसरे को, दोनों नेगेटिव चार्ज है तो अपोज करेगा ही। ठीक, तो जो अपोजिशन होता है ना, इसी का नाम है रेजिस्टेंस। ये जो रेजिस्टेंस है, इसी अपोजिशन को बोल रहे हैं। अगर सिस्टम में, अच्छा, एक सिस्टम में रेजिस्टेंस होना बहुत जरूरी है। अगर सिस्टम के अंदर रेजिस्टेंस नहीं होगा ना, तो करंट इन्फिनाइट हो जाएगा। ठीक, अगर एक सिस्टम में रेजिस्टेंस नहीं होगा ना, तो करंट बहुत ही इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, अब कैसे इन्फिनिटी हो जाता है, ये हम लोग, जैसे कि समझो कि आई इज इक्वल, इसी में देखते, आई इज इक्वल टू वी बाई आर। अगर मान लो इसका वैल्यू को तुम बढ़ाओगे तो ये घटेगा, और इसका घटाओगे तो इसका वैल्यू बढ़ेगा। अगर रेजिस्टेंस जीरो हो जाएगा तो करंट इन्फिनिटी हो जाएगा, और करंट इन्फिनिटी हो जाने का मतलब है शॉर्ट सर्किट। मतलब एक बड़ा बैटरी है, इसको ऐसे समझते हैं, एक बड़ा बैटरी है, उस बैटरी का, बड़ा सा बैटरी है, और उस बैटरी का दो टर्मिनल को एक तार से अगर तुम कनेक्ट कर दोगे ना, जिसका रेजिस्टेंस बहुत कम है, तो तार जल जाएगा। क्योंकि तार का रेजिस्टेंस बहुत कम है, तो करंट का अमाउंट इतना ज्यादा होगा ना कि तार में बहुत ज्यादा करंट फ्लो होगा, जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा और तार जल जाएगा। ठीक, फिर भी तार में रेजिस्टेंस था थोड़ा बहुत, अगर ये रेजिस्टेंस एकदम नहीं होता तब तो कुछ सेकेंड भर में जल जाएगा, सेकेंड्स में, मिली सेकेंड्स में। ठीक है, तो रेजिस्टेंस हम सिस्टम में होना भी बहुत जरूरी है। ठीक, रेजिस्टेंट नेसेसरी इवल भी बोल सकते हैं इसको। भले ही रेजिस्टेंस हम लोग का एनर्जी को वेस्ट कर देता है, रेजिस्टेंस एनर्जी को वेस्ट कर रहा है। ये जो रेजिस्टेंस होता है ना, जैसे कि इलेक्ट्रॉन को हम जितना एनर्जी दिए थे, ठीक है, उतना पूरा एनर्जी का यूज करके वो आगे नहीं बढ़ पाया। क्यों नहीं बढ़ पाया? क्योंकि सामने से उसको अपोजिशन मिल गया। ठीक है, मतलब कुछ एनर्जी लॉस हो गया उस अपोजिशन को ओवरकम करने में। ठीक, उस अपोजिशन में कुछ एनर्जी लॉस हो गया। मतलब हम जो एनर्जी पूरा दे रहे थे सेल का, वो पूरा सेल का एनर्जी नहीं यूज हो पा रहा था, कुछ एनर्जी लॉस हो जा रहा था रेजिस्टेंस के रूप में, और वो जो एनर्जी लॉस हुआ ना, वो हीट के रूप में बाहर निकल जाता है। ठीक है, इसीलिए जब भी करंट फ्लो होता है तो तार वार ये सब कंडक्टर गर्म हो जाता है। ठीक, तो ये जो रेजिस्टेंस ऑफर किया गया है, ठीक, ये रेजिस्टेंस ऑफर मेरा एनर्जी का तो लॉस कर दिया, तो ये मेरे लिए खराब भी है, लेकिन इसका होना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि नहीं होगा ना तो सिस्टम काम ही नहीं करेगा। जो सिस्टम को चलाने के लिए हमको जिस कंडक्टर का यूज करना है, अगर उस कंडक्टर में कोई रेजिस्टेंस ही नहीं होगा ना, तो कंडक्टर 1 सेकंड में जल जाएगा। ठीक, तुरंत जल जाएगा। जैसे ही तुम करंट पास करोगे ना, तो कंडक्टर तुरंत जल जाएगा, और जिस सिस्टम को हमको चलाना था वो सिस्टम काम ही नहीं करेगा। जैसे फैन चलाना है, जिस तार से हम कनेक्ट किए उस तार में अगर रेजिस्टेंस नहीं होता ना, तो जैसे ही तुम स्विच ऑन करते ना, तो इतना करंट फ्लो करता है, इंफिनिटी करंट, जिसके कारण तार तुरंत गर्म हो जाता और जल जाता। क्योंकि एक फॉर्मूला होता है जो हीट प्रोड्यूस होता है, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ये होता है फॉर्मूला। ठीक, हम लोग पढ़ेंगे जो हीट प्रोड्यूस हो रहा होता है। ठीक है, तो जब तुम्हारा करंट बहुत नहीं, जो, हाँ, हीट प्रोड्यूस हो रहा होता है, ठीक, उसका फॉर्मूला वी स्क्वायर बाई आर। ठीक, इससे समझते हैं, वी स्क्वायर बाई आर टी। ठीक, वी स्क्वायर बाई आर टी। हाँ, या फिर ऐसे भी समझ सकते हैं, आई इंटू वी, वी इज इक्वल टू आई आर,
I इंटू वी इंटू टी, ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक, तो करंट इन्फिनिटी है, करंट इन्फिनिटी है तो हीट भी इन्फिनिटी प्रोड्यूस होगा। यहाँ देखो रेजिस्टेंस जीरो है, रेजिस्टेंस जीरो है तो हीट जो होगा वो भी बहुत, रेजिस्टेंस जीरो है तो हीट इन्फिनिटी हो जाएगा। यही समझना है, अगर हीट इन्फिनिटी हो गया ना सिस्टम में, तो अगर हीट इन्फिनिटी हो गया सिस्टम का, तो जो तार होगा तुरंत जल जाएगा, तुरंत गर्म होकर तुरंत जल जाएगा। ठीक, और पंखा चलेगा नहीं। ठीक, तो पंखा चलाने के लिए हमको रेजिस्टेंस चाहिए भी, और बहुत इंपॉर्टेंट बात था कि रेजिस्टेंस होने से जितना एनर्जी हम दे रहे थे पंखा को चालू करने में, उसका कुछ परसेंट एनर्जी लॉस भी हो गया हीट के रूप में। ठीक, तो रेजिस्टेंस नेसेसरी इवल भी है। ठीक, अब समझेंगे हम लोग थोड़ा रेजिस्टेंस को एनालाइज करते हैं। ठीक है, कि क्या होता है रेजिस्टेंस। जो रेजिस्टेंस होता है ना, इसका वैल्यू होता है R इज इक्वल टू, बताऊंगा नहीं, दिखाता हूँ प्रूफ करके। ठीक, कि एक्चुअली इस रेजिस्टेंस का वैल्यू होता क्या है। ठीक, ये वाला फॉर्मूला ओम्स दिए थे, V इज इक्वल टू आई आर। अब हम लोग देखेंगे कि इस R का वैल्यू होता क्या है एक्चुअली। ठीक है, तो छोटा मोटा बात बताऊंगा, देखना अच्छा से। VD इज इक्वल टू हम लोग क्या पढ़े थे, ई टाउ बाई एम। अच्छा, E इज इक्वल टू वी बाई एल हम लोग पढ़े थे, लिख देता हूं, V बाई एम एल इंटू टाउ। अच्छा, एक और बात पढ़े थे, I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, तो वी डी इज इक्वल टू आई बाई एन ई ए, लिख दो आई बाई एन ई ए। जरा मल्टीप्लाई करते हैं, I इज इक्वल टू एन ई ए ई स्क्वायर इंटू वी टाउ बाई एम इंटू एल। ठीक है, यहाँ पे अलग कर देते हैं, एन ई स्क्वायर बाई एम इंटू टाउ और वी ए एल और वी। ठीक, अब I इज इक्वल टू एक और फॉर्मूला हम पढ़े थे, V बाई आर। V इज इक्वल टू आई आर था, तो I इज इक्वल टू V बाई आर, बस वही पुट कर दिए। ठीक, अब दोनों साइड कंपेयर करो, V हट किया, तो R का वैल्यू मेरे पास कितना आ गया, L बाई ए एम बाई एन ई स्क्वायर इंटू टाउ। ठीक, अब देखो यहाँ पे ये जो L है ना, ये L और ये A, लेंथ, ये L है लेंथ ऑफ द कंडक्टर, A हो गया क्रॉस सेक्शन, जो कंडक्टर है उस क्रॉस सेक्शन का एरिया। ये क्या है, ये कौन सा टर्म है, इसको बोलते हैं हम लोग रेजिस्टिविटी। अब रेजिस्टिविटी क्या है, ये एक नया टर्म आ गया है इसमें। रेजिस्टिविटी किसको बोलते हैं, ठीक है, जब किसी कंडक्टर का लेंथ 1 मीटर होगा, ठीक, या उस कंडक्टर और उस कंडक्टर का एरिया 1 यूनिट होगा, लेंथ 1 यूनिट होगा और एरिया 1 यूनिट होगा, उस समय जो वो रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा होगा ना, उसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी, या फिर इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के नाम से भी जाना जाता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक, इसको एक और तरीका से समझते हैं हम लोग, जब सॉल्यूशन पढ़ेंगे ना तो उसमें भी देखते हैं कि जैसे एक सॉल्यूशन है, ठीक है, इस सॉल्यूशन का रेजिस्टिविटी कैसे डिफाइन करते हैं। ठीक है, इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम जब 1 cc होगा, शायद ऐसा ही था, उस समय जो इसका जो ये रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा होता है ना, उस हम लोग बोलते हैं रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, तो एक फॉर्मूला आ गया मेरे पास, R इज इक्वल टू, इसको रो से डिनोट किया जाता है रेजिस्टिविटी को, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। अब देखिए रो का जो वैल्यू है ना वो कांस्टेंट है, कैसे, n कांस्टेंट होता है कंडक्टर के लिए, E भी कांस्टेंट होता है, टाउ भी, क्योंकि टाउ तो एवरेज था, कांस्टेंट है, और m भी कांस्टेंट है, तो ये सारा वैल्यू कांस्टेंट होता है, तो रो जो होता है ना वो कांस्टेंट होता है, एल और ए चेंज हम लोग करते हैं, और ये रो चेंज होगा टेम्परेचर से। मान लो अभी हम तुमको क्या बताए थे, जब हम हीट देंगे, ठीक है, तो रेजिस्टेंस घट बढ़ सकता है, कैसे घट बढ़ता है, देखो जैसे ही तुम हीट देगा ना, मान लो सिस्टम इन्वायरमेंट को, अभी हम बोले थे ओम्स लॉ बताने से पहले कि टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है, मान लो हीट दे दिया, तो हीट देने से क्या होगा ना, कुछ जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होगा वो भी टूट जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन टूटेगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम में बढ़ जाएगा कि नहीं, तो एन का संख्या बढ़ जाएगा, तो रेजिस्टेंस में चेंज आएगा।
रेजिस्टिविटी चेंज हो जाएगा, रेजिस्टिविटी चेंज हो जाएगा तो रेजिस्टेंस हो जाएगा। हीट देने से क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन का मोशन था वो ज़्यादा रैपिड हो जाएगा, रैपिड हो जाएगा तो जो टाउ है वो रिलैक्सेशन, मतलब जो टाइम था, रिलैक्सेशन टाइम था वो चेंज हो जाएगा, तो टाउ भी चेंज होगा, टाउ भी चेंज होगा, एन भी चेंज होगा, तो रो भी चेंज हो जाएगा, रो चेंज होगा तो रेजिस्टेंस भी चेंज होगा। ठीक, इसलिए टेम्परेचर भी कांस्टेंट होना बहुत जरूरी है ओम्स लॉ को फॉलो होने के लिए। ठीक, अब हम लोग देखते हैं एक रिलेशन आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। इस पे एक छोटा सा डेरिवेशन हम तुमको, अच्छा इस पे एक छोटा सा इंपॉर्टेंट बात बता देते हैं, स्ट्रेचिंग ऑफ वायर। ठीक है, ये जनरली क्वेश्चंस आ जाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेचिंग ऑफ वायर क्या होता है, स्ट्रेचिंग ऑफ वायर का मतलब, जैसे स्ट्रेचिंग ऑफ वायर क्या है, स्ट्रेचिंग ऑफ वायर। ठीक है, जैसे ये एक वायर है मान लो, या कंडक्टर है जो भी है, ये कंडक्टर का एरिया ए है, लेंथ एल है। ठीक है, हम इसको खींच दिए, ठीक है, खींच के इसका लेंथ को 12 कर दिए और तुमसे पूछें बताओ, जरा बताओ कि इसका रेजिस्टेंस क्या हुआ, तो R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, तुम्हारे पास फॉर्मूला सामने था, तुम देखा कि रेजिस्टेंस में लेंथ 2 टाइम्स हो गया, तुम बोला कि रेजिस्टेंस भी तो लेंथ का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो रेजिस्टेंस जो है लेंथ का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, तो लेंथ डबल हो गया तो रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगा, तो तुम बोल दिया R डैश जो हो जाएगा 2 टाइम्स होगा। नहीं, पहला गलती। ठीक है, एक बात समझना है, जब भी हम लोग वायर को स्ट्रेच करते हैं या कंप्रेस करते हैं, ठीक है, तो होता क्या है, होता है इस वायर का जो वॉल्यूम है ना वो कांस्टेंट रहता है। ठीक है, वॉल्यूम क्या होता है, कितना मटेरियल उसमें यूज हुआ है, मास इनटू डेंसिटी। नाउ वॉल्यूम इज इक्वल टू मास इनटू डेंसिटी, सॉरी, हाँ, जैसे मास बाय वॉल्यूम इक्वल टू होता है डेंसिटी। ठीक है, तो कोई भी जैसे मेटल है तो उसका एक डेंसिटी तो फिक्स होगा और मास भी फिक्स है, तो उसका वॉल्यूम भी फिक्स है। जब तक उसमें कोई बाहर से हम लोग मास बाहर से कुछ जोड़े नहीं है, कुछ उससे निकाले नहीं है, तब तक ना उसका डेंसिटी चेंज हो रहा है, ना मास चेंज हो रहा है, ना वॉल्यूम चेंज होता है, ये तीनों कांस्टेंट होता है। ठीक है, जब तक उसमें बाहर से कोई चीज ऐड नहीं किया या बाहर उसके अंदर से कोई चीज निकाल के बाहर नहीं कर दी है, तब तक ये तीनों कांस्टेंट होता है, मास भी, वॉल्यूम भी और डेंसिटी भी। ठीक है, तो अभी इसका क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट है कि नहीं है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। अच्छा, वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इंटू लेंथ होता है, मतलब एरिया इंटू लेंथ कांस्टेंट होगा। जिस समय हम इसको स्ट्रेच कर दिए तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो मान लो न्यू एरिया ए डैश है और न्यू लेंथ एल डैश है, ये भी, ये और ये दोनों बराबर होगा। ठीक है, अब बताओ, हम लेंथ को कितना कर दिए थे, 2 टाइम्स ऑफ एल कर दिए थे, तो एरिया में क्या चेंज आ गया, ए डैश कितना हो गया, ए बाई 2 हो गया। ठीक है, एरिया क्या हो गया, ए बाई 2 हो गया। ठीक, अच्छा से देखो, ए डैश ए बाई 2 हो गया। अगर लेंथ एन टाइम्स बढ़ा देते, एन एल कर देते, तो ए डैश कितना हो जाता, ए बाई एल हो जा, ए बाई एन हो जाता, एन टाइम्स एरिया घट जाता। ठीक, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाता, रो एल बाई ए, रेजिस्टिविटी चेंज नहीं हुआ, लेंथ कितना हो गया 2l, मतलब एन एल इंटू ए बाई एन, मतलब रो इंटू एन स्क्वायर इंटू एल बाई ए इज इक्वल टू एन स्क्वायर रो एल बाई ए, मतलब एन टाइम्स हो गया रेजिस्टेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जब एक वायर को स्ट्रेच करोगे तो जितना टाइम्स वायर को स्ट्रेच करोगे, जैसे एन टाइम्स अगर स्ट्रेचिंग किया है तो एन स्क्वायर टाइम्स रेजिस्टेंस बढ़ेगा। अब सेम अगर हम तुमसे पूछें कि एन टाइम्स एरिया, एन टाइम्स एरिया बढ़ा दिए, इंक्रीज कर दिए, ठीक है, एन टाइम्स एरिया इंक्रीज कर दिए, ठीक, तो बताओ क्या इफेक्ट होगा। ठीक, तो सेम इसी तरीका का कॉन्सेप्ट, वीडियो पॉज करो एक बार सॉल्व करके देखो आता है कि नहीं। एन टाइम्स हम एरिया इंक्रीज कर दिए तो क्या होगा समझो, ए एल इज इक्वल टू ए डैश एल डैश, ए एल इज इक्वल टू एन ए एल डैश, ए गया, एल इज इक्वल टू एन एल डैश। ठीक, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। ठीक है, रो इज इक्वल टू कितना है, रो एल इज इक्वल टू कितना हो गया, एन ए,
एल इज इक्वल टू एल डैश बाई ए डैश, एल डैश इज इक्वल टू हो गया तुम्हारा एल बाई एन, और एरिया इज इक्वल टू हो गया तुम्हारा एन ए, रो एल बाई एन स्क्वायर इंटू ए। ठीक, तो आर बाई एन स्क्वायर आर डैश का वैल्यू कितना हो गया, आर बाई एन स्क्वायर हो गया, मतलब एन स्क्वायर टाइम रेजिस्टेंस घट जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रूफ था। ठीक, उसके बाद इसी में एक और छोटा सा बात हम तुमको समझा देते हैं। ठीक है, कि V इज इक्वल टू ए एल है, तो L इज इक्वल टू वी बाई ए होता है, V यहाँ वॉल्यूम है। ठीक है, और या A इज इक्वल टू हम लोग क्या सकते हैं, V बाई एल लिख सकते हैं ना। ठीक, तो एक चीज और देख लो कि R इज इक्वल टू रो एल बाई वी बाई एल लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ पे रिलेशन क्या आ गया, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो यहाँ से भी हम लोग कर सकते हैं। लेंथ अगर 2 टाइम्स करेगा तो 4 टाइम्स हो जाएगा, n टाइम्स कर देगा लेंथ तो n स्क्वायर एल टाइम्स हो जाएगा। ये डेरिवेशन भी देख सकते हैं। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन क्या पूछ देता है कि लेंथ में जो चेंज हुआ है वो 2% का चेंज हुआ है, तो बताओ रेजिस्टेंस 2% लेंथ इंक्रीज हो गया, तो बताओ रेजिस्टेंस में क्या अंतर होगा। जब भी हम बता देते, रिपीट कर रहे हैं, जब भी जो चेंज होगा लेंथ में या एरिया में अगर 5% तक होगा, अप टू 5% होगा, तब ये अप्लाई करना। क्या इसको बोलते हैं, हम लोग पढ़े थे क्या, एरर फाइंडिंग में ही पढ़े थे चैप्टर 1 में। ठीक है, जब भी तुम्हारा 5% तक के अंदर तुम्हारा चेंज होगा, मतलब बोल देगा क्वेश्चन में कि लेंथ 5% चेंज हो गया, इंक्रीज हो गया, डिक्रीज हो गया, या एरिया 5% घट गया, बढ़ गया, या उससे कम तक के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई होता है। कहीं कहीं 10% में भी अप्लाई कर देते हैं, लेकिन एक्यूरेट होता है 5% तक में अप्लाई करना। ठीक, अब देखो अगर तुम क्वेश्चन सॉल्व कर रहा होगा कोई नीट वीट का, ठीक है, तो पहला दिमाग लगाना है कि अगर 5% तक के अंदर है तो ये चीज अप्लाई कर दे। ठीक है, अगर 5% तक के अंदर नहीं है तो प्रोसेस में जाएंगे। कैसे, पहले फाइंड करेंगे न्यू लेंथ क्या होगा, उससे न्यू रेजिस्टेंस न्यू एरिया निकालेंगे, न्यू एरिया से न्यू रेजिस्टेंस निकालेंगे, और फिर डिफरेंस करके 100 करके ओरिजिनल से डिवाइड करके 100 कर देंगे। ठीक, मान लो कि लेंथ अगर तुमको बोल दिया कि 25% लेंथ इंक्रीज हो गया, तो फाइनल लेंथ निकाल लेंगे 125/100L। वहां से हम लोग निकालेंगे फिर एरिया क्या होगा, सेकेंड एरिया क्या होगा वो निकाल लेंगे डैश। अभी सिखा दिए एरिया कैसे निकलता है। ठीक, या यहीं से कर सकते हैं कि लेंथ अगर 25% जितना लेंथ इंक्रीज, फाइनल लेंथ जितना टाइम्स हो गया, तो टोटल रेजिस्टेंस इसका स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा, मतलब इतना हो जाएगा फाइनल रेजिस्टेंस आर डैश। ये मेरा रेजिस्टेंस इतना टाइम्स इंक्रीज हो गया, तो यहाँ से हमको रेजिस्टेंस नया निकला, फिर न्यू माइनस ओरिजिनल करना होगा, बाई 100 करेंगे, सॉरी न्यू माइनस ओरिजिनल बाय ओरिजिनल इंटू 100, ये होता है मेरा चेंज इन रेजिस्टेंस का परसेंटेज निकल जाएगा। ठीक, तो ये करना होगा हमको जब हमको 5% से ज्यादा दिया हो रहेगा, लेकिन जैसे ही 5% से कम होता है ना, तो हमको क्या दिख रहा है, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एल स्क्वायर के। तो डेल आर बाई आर जो होगा ना, वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ डेल एल बाई एल के। मतलब अगर लेंथ 2% इंक्रीज हो रहा होगा ना, तो रेजिस्टेंस 4% इंक्रीज हो जाएगा। लेंथ अगर 3% इंक्रीज होगा ना, तो रेजिस्टेंस 6% होगा। लेकिन ये तब तक अप्लाई करेंगे जब तक लेंथ का चेंज 5% तक दिया रहेगा। ठीक, वैसे ही एरिया के लिए है, लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा ए स्क्वायर के। कैसे आता है ये फॉर्मूला देख लो, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए है। ठीक, अभी हम लोग ए के जगह सॉरी एल के जगह लिख सकते हैं वी बाई ए, आ गया। रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया ए स्क्वायर के। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा डेल आर बाई आर इज इक्वल टू -2 डेल आई बाई ए। मतलब अगर एरिया 2 टाइम्स इंक्रीज हो गया, 2 टाइम्स, तो रेजिस्टेंस जो होगा -4 टाइम्स घट जाएगा। माइनस साइन मतलब है कि इतना टाइम्स वो घटता है। ठीक है, ये वाला लेक्चर इतना ही तक। आगे का बात हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे, कि थोड़ा सा रेजिस्टिविटी को डिस्कस करेंगे। ठीक, एक मैक्रोस्कोपिक फॉर्म भी होता है उसको पढ़ेंगे, और फिर नेक्स्ट आगे का। थैंक यू।